हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। कुछ दिनों पहले मैंने आपको 7 जनवरी का पेपर करवाना शुरू किया था, यूजीसी नेट का लिटरेचर पार्ट का, पेपर 2 का। उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। 100 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। 101 टू 125 आज की वीडियो में कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो कवर करते हुए हमारे पूरे 150 क्वेश्चंस कवर हो चुके होंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप पीडीएफ की हेल्प से किस तरीके से एक सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने आने वाले यूजीसी लिटरेचर एग्जाम की। सबसे पहले तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये है कुछ पीडीएफ्स, 10 पीडीएफ्स हैं जिनकी हेल्प से आप बहुत अच्छी एक सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने एग्जाम की। यहाँ पर मैं आपको 1000+ क्वेश्चंस की एमसीक्यू प्रैक्टिस भी दे रही हूँ एंड यू विल बी एडेड टू अ टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको बहुत ही रेगुलर एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाती रहूँगी। तो आप ये पढ़ते रहिए, साथ ही साथ आपकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होती रहेगी एंड योर प्रिपरेशन ऑफ लिटरेरी पेपर विल बी डन। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 101 से। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट कंसर्निंग द रिस्पेक्टिव genre. An epistle is a literary genre in the form of letter. तो हाँ, हम ए को करेक्ट लिखकर थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। इस हिसाब से हमारा क्या कोई ऑप्शन एलिमिनेट होता है? यस, हमारा ऑप्शन 4 एलिमिनेट हो जाता है। And next it says epigraph is an inscription on funeral monument. No, ये epigraph नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन नहीं है। तो बी जहां पर भी नहीं है दैट विल बी एलिमिनेटेड। ये एलिमिनेट हो गया और ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन बचा कौन सा? ए, सी और ई। तो अब हम अपना टाइम सेव करने के लिए सिर्फ सी और ई को एक बार देख लेते हैं। सी, एपिग्राम इज अ शॉर्ट pithy poem wittily expressed. तो yes, that is right. एपिग्राम, yes, एपिग्राम के बारे में जो कहा गया है वो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट कुछ एक लाइन होती है जो कि बहुत विटी होती है। एंड एपिलियन, yes, that is actually a short poem in the meter of an epic poetry. जो ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं, ऑप्शन बी ये भी मैं आपको बता देती हूँ और ऑप्शन डी ये भी मैं आपको बता देती हूँ। एपिग्राफ is not on funeral monuments. Epigraph is an inscription, or epigraph refers to a quotation or inscription typically found at the beginning of a book or a chapter. And D, epitaph. This is a formal statement at the beginning of a work. This is given in the question, but epitaph is actually a phrase or inscription commemorating a deceased person. This is the one which is found on a tombstone. तो एपिटैफ और एपिग्राफ इंटरचेंज हो गए हैं हमारे यहाँ पर इस क्वेश्चन में। ये दोनों ही गलत हैं, ए, सी एंड ई राइट हैं। यहाँ पर हमें इनकरेक्ट मैच को ढूंढना है। इनकरेक्ट वन इज द स्वान. द स्वान इज एक्चुअली अ पोम बाय चार्ल्स बॉडलेयर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है हमें यहाँ पर। गौरी विश्वनाथन, मीनाक्षी मुखर्जी, जी एन देवी, एम के नायक, हरीश त्रिवेदी। द करेक्ट आंसर इज बी, डी, ए, सी, ई। सबसे पहले है बी, दैट इज द ट्वाइस बॉर्न फिक्शन बाय मीनाक्षी मुखर्जी, जो कि 1971 का है, 1971। देन इट इज ऑप्शन डी, एम के नाइक्स अ हिस्ट्री of Indian English literature, that is 1982. And then it is Mask of Conquest by Gauri Vishwanathan. Last किसी एग्जाम में ऑथरशिप का क्वेश्चन आया था मास्क ऑफ कॉन्क्वेस्ट का, एंड दिस वन इज 1989। जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूँ उसको आप नोट करते चलिए, दैट विल रियली बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। And then it is After Amnesia, which is the work of 1992. ऑथरशिप भी सबकी लर्न कर लीजिए साथ ही साथ। एंड देन इट इज हरीश त्रिवेदीज कॉलोनियल ट्रांजैक्शन, एंड दैट वन इज 1993। इस तरीके से आपको अरेंज करना होगा। आई नो क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं, बट कभी कभी एक या दो वर्क्स की डेट याद रहने की वजह से ही सॉल्व हो जाते हैं। Which of the following texts has been written by Rabindranath Tagore? And the correct answer is Chandalika. It is a play by Tagore of 1933.
Once more the storm is howling and half hid. Under this cradle hood and coverlid, my child sleeps on. There is no obstacle but Gregory's wood and one bare hill. कौन सी ऐसी पोइट्री सभी WB Yeats की हैं? कोई ऐसी पोइट्री जिसमें बच्चे को सुला रहे हैं वो? A prayer for my daughter. Yes, this was the one which was written in 1919 and published in 1921 by WB Yeats. हीट्स कलेक्शन पोइट्री के कलेक्शन का नाम था एंड अपनी डॉटर को कहीं सुला रहे थे वो और उनको याद दिला रहे थे ऑल्दो उनकी डॉटर बहुत छोटी थी उनको याद दिला रहे थे कि व्हेन यू ग्रो अप यू शुड बी अ ब्यूटीफुल पर्सन रादर देन जस्ट यू नो outer appearance should be beautiful, inner beauty should be there. Next question, who among the following illustrated the works of Thomas Gray and Robert Blair? विलियम ब्लेक. विलियम ब्लेक इज द राइट आंसर, जिन्होंने इलस्ट्रेट किया था. विलियम ब्लेक के बारे में कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स इज अ पेंटर एज वेल, और आंसर होता है विलियम ब्लेक. आई एम हैप्पी टू सी दिस क्वेश्चन. मैंने थोड़े दिन पहले ही ट्रांसलेशन स्टडीज में इसको पढ़ाया था अपने स्टूडेंट्स को. स्तनदायिनी की वजह से दे कुड आंसर दिस क्वेश्चन. महाश्वेता देवी का है स्तनदायिनी, जिसको कि ट्रांसलेट किया था गायत्री स्पिवेक ने. तो गायत्री स्पिवेक अदरवाइज भी बहुत अच्छी राइटर हैं. सबाल्टर्न कॉन्सेप्ट उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म की थियरीज दी हैं. अगर आप डीपली स्टडी करेंगे, या तो आप स्पिवेक को डीपली स्टडी करते हैं, कभी महाश्वेता देवी को, या कभी ट्रांसलेशन स्टडीज करते हैं, तो तीनों तरीके से आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है बहुत ही आराम से. ये तो एक आसान सा क्वेश्चन आ गया आपको. एंड मच एडू अबाउट नथिंग इज अ रोमांटिक कॉमेडी. Next question, who is the best known figure amongst the following for articulating the concept of negritude? Negritude एक literary और political moment था 1930s का, we can say. It was a response to French colonialism and racism and led by M. Césaire. और भी लोग एसोसिएटेड थे, लियोन डेमस एंड लियोपोल्ड सेंघोर, बट सबसे पहले नाम आता है एम सिसेयर का. ये भी आसान क्वेश्चन है, एटलीस्ट फॉर माय स्टूडेंट्स. हम ये सब करते ही रहते हैं. राजा राव, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, निसिम एजेकियल, कमला दास जैसे इंडियन राइटर्स को. 1938 इज द राइट आंसर फॉर दिस वन. और अनटचेबल, जो कि मुल्कराज आनंद का फर्स्ट नॉवेल था, दैट वाज इन 1935. मॉडर्निज्म के बारे में क्या सही है? Modernism marked a break with formal conventions. Yes, this one is right. Old ways of thought underwent cultural shift. हाँ, cultural shift के according move करना शुरू कर दिया था. That is right. Decline of liberal humanism. That is also right. Modernism revived classical scholarship. No, nothing like that. And modernism promoted logocentric ways of thought. नहीं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी को प्रमोट किया था. जैसे लिखना चाहते हैं वैसे लिखिए, नथिंग शुड बी वेरी स्पेसिफिक. तो आई से कि A, B and C इज द राइट ऑप्शन हियर. इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूजन रही है. ऑप्शन 3 वॉज गिवन द राइट आंसर. ऑन द कॉन्ट्ररी, आई फाइंड बाबरा क्रिश्चियन की किताब है द रेस फॉर थियरी, which is the outline of her concern about current academic studies, and nothing like unhiding the hidden is found. पॉल कॉटर की बुक है नेमिंग नो मैन्स लैंड, नॉट नेमिंग प्लेसेस, एंड इकोलॉजिकल इम्पीरियलिज्म इज एक्चुअली बाय कॉर्सबी. तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाता है फॉर श्योर. दिस इज नॉट फाउंड. एंड थॉमस मैकॉले का मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन है, दैट वी नो. तो we can go for A, C and E. Next question, who is the author of English in India, its present and future, published in 1964? And the answer is Vinayak Krishnan Gokak. Discussing the status and potential future of English language in India. नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व करने में हमें नीरज सी चौधरी जी ने ही हेल्प कर दिया. ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन इज बाय नीरज सी चौधरी, और ए के साथ 4 मैच करने वाला एक ही ऑप्शन है. बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं. माय सन्स फादर, डॉम मॉरिस,
All through the Gandhian era, A.S. Iyengar, My God Died Son, that is by सष्टी बराटा। तो इस तरीके से मैच हो जाते हैं सभी ऑप्शंस। यहाँ पर भी हमें मैच करना है एंड ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। लॉरेंस बुएल की अगर बात करें, सबसे पहले इनकी बात करूंगी। इट इज अबाउट एनवायरमेंटल इमेजिनेशन। ऑन द बीच इज एन apocalyptic work published in 1957 written by British writer Neville Shute। एंड साइलेंट स्प्रिंग की वजह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया था। इट इज बाय रेचल कार्सन, मैंने अपनी क्लासेस में करवाया था बहुत बार। एंड द पॉपुलेशन बॉम्ब इज को ऑथर्ड बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पॉल एरिच। तो इस तरीके से ऑप्शन 2 इज द राइट वन। ऑस्ट्रेलियन स्टडीज की एक प्लेलिस्ट है मेरे पास, अगर आप लोग स्टडी करना चाहें तो प्लीज आस्क इन कमेंट्स। ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल राइटर्स को हमें चूज करना है। ऑप्शन 4 सेज बी, ए एंड ई। किम स्कॉट का लिखा हुआ एक वर्क भी है मेरी उस प्लेलिस्ट में, एंड पीटर कैरे का भी है। डेरेक वेलकॉट का वर्क मेरी प्लेलिस्ट में नहीं है, लेकिन ये दोनों राइटर्स आपको मिल जाएंगे। Which of the following writers did not employ stream of consciousness technique? वर्जीनिया वुल्फ ने भी अपनाई थी, जेम्स जॉयस ने भी, डॉरथी रिचर्डसन ने भी। डॉरथी रिचर्डसन एक ब्रिटिश राइटर थी, जर्नलिस्ट थी। पिलग्रिमेज नाम का इनका एक वर्क है जो कि 13 सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल्स का एक कॉम्बिनेशन है, पिलग्रिमेज। And we can say she was one of the earliest modernist novelists to use stream of consciousness as a narrative technique। तो ग्राहम ग्रीन हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। हमें पेब्लो नेरूदा जी के वर्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। 1923 में उनका ये फर्स्ट वर्क है, दैट इज बुक्स ऑफ ट्वेलाइट। ऑप्शन बी सबसे पहले यहाँ पर आएगा। देन इट इज 20 पोम्स ऑफ एंड अ सॉन्ग ऑफ डेस्पेयर, दैट इज 1924। इसके बाद 1926 में इट इज द वेंचर ऑफ इनफाइनाइट मैन। इट वॉज द ट्राइंग ऑफ इनफाइनाइट मैन और वेंचर ऑफ इनफाइनाइट मैन दोनों नाम से पब्लिश हुआ था। देन 1926 itself द इनहेबिटेंट्स एंड इट्स होप, एंड 1938 स्पेन इन आवर हार्ट्स। यहाँ पर हमें लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है एंड द कैचर इन द राय, जिसकी वजह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, द वेरी पॉपुलर राइटर जेडी सेलिंजर। बाकी टेक्स्ट को भी देखते हैं। द चाइल्डहुड ऑफ जीसस 2013 का नॉवल है बाय साउथ अफ्रीकन बॉर्न ऑस्ट्रेलियन नोबेल लॉरिएट जे एम कॉट्सी। तो ए को हम 3 से मैच कर देंगे। द गो बिटवीन अ नॉवल बाय एल.पी. हार्टली, जो कि पब्लिश हुआ था 1953 में, उनका बेस्ट नोन वर्क माना जाता है, जिसके बहुत से अडेप्टेशंस हुए हैं कई बार। ब्राइड शेड रिविजिटेड ट्रेजिक कॉमेडी है एंड इट इज सेट इन द पीरियड्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि वर्ल्ड वॉर के एंड ईयर में ही पब्लिश हुई थी 1945 में। तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर है यहाँ पर। इन टेक्स्ट्स को हमें पब्लिशिंग ईयर के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। सबसे पहले आएगा कूली, दैट इज 1936। इसके बाद इट विल बी टू लीव्स एंड अ बर्ड, दैट इज 1937। इसके बाद द विलेज 1939 एंड द बिग हार्ट 1945 एंड सेवन समर्स द स्टोरी ऑफ एन इंडियन चाइल्डहुड 1951। सेवन समर्स का ये काफ़ी पॉपुलर है, इसीलिए शायद 3 बार ऑप्शन ई गिवन है आपको। यहाँ से आपको चूज करना है और चूज करेंगे तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। What is practical criticism? And option 3 here is the right answer. The close analysis of poems without taking into account any external information, ना राइटर की हिस्ट्री, ना राइटर का बैकग्राउंड, ना कोई कल्चरल डिटेल। यहाँ पर हमें कुछ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफीज को मैच करना है, जहाँ पर हमारी मैचिंग में हमें हेल्प करें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी एंड बामा जी। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का जूठन काफ़ी पॉपुलर है और इसकी वजह से B4 नाम का ऑप्शन, ये हमारा
से ही प्रूव हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, साथ ही साथ बामा जी की करुकू को भी देख लेते हैं, सी के साथ 1 मैच होना चाहिए, तो एक कंफर्मेशन भी हो गया। एंड नाउ वी कैन टेल वासुदेव सुनानी जी का कास्ट आउट एंड उर्मिला पवार जी का वीव ऑफ माई लाइफ। यहाँ पर हमें कुछ वर्क्स दिए गए हैं मैच करने के लिए जो कि काफ़ी आसान है। एडमंड स्पेंसर वी नो वेरी पॉपुलर फॉर फेरी क्वीन एंड ऑप्शन 2 हमारा इस वजह से राइट आंसर हो जाता है। फिलिप सिडनी द डिफेंस ऑफ पोजी एंड थॉमस वॉयट वी नो हुज लिस्ट टू हंट एंड हेनरी हॉवर्ड सो क्रूअल प्रिजन हाउ कुड betide. Who among the following does not fall in the category of a revenge tragedy? And none other than Cymbeline is the right answer. Cymbeline by Shakespeare is a Shakespearean romance. इसको हम ट्रेजी कॉमेडी कह सकते हैं to some extent. It is set in ancient Britain and is based on the legend about the king Cinobilin. उनके नाम को थोड़ा सा चेंज करके Cymbeline कर दिया गया था। गंगा रिवर की बात इतनी प्रोमिनेंटली कौन से पोएट कर सकते हैं? नन अदर देन टी.एस. एलियट। The line is from T.S. Eliot's poetry The Wasteland and it paints a colorful picture of dry landscape and the river Ganga being low, leaves drooping in anticipation of rain, cloud gathering far away over the Himalayas, जिनको कि हिमावंत कहकर यहाँ पर रेफर किया गया। तो उन्होंने कंटिन्यूसली कहा ना कि ये वेस्टर्न कंट्रीज बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं और अगर आपको कहीं पर पानी ढूंढना है, कहीं पर इमोशंस ढूंढने हैं, तो गो एंड सी द सिचुएशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 126 से अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे और इन सभी वीडियोस को अगर आप देखेंगे, मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें कि यूजीसी के प्रीवियस पेपर्स मैंने सॉल्व करवाए हैं। पूरी प्लेलिस्ट आप देखेंगे तो अपने आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होगा। प्लस यू कैन गो फॉर द पीडीएफ पैकेज ऑल्सो फॉर सेल्फ प्रिपरेशन।